करंट अफेयर्स थ्रू MCQs, और ये है हमारा पार्ट 6 अक्टूबर 2023 का। इलियोस IAS आपको हर महीने की एक मंथली मैगजीन प्रोवाइड करता है, और रिसेंटली हमने नवंबर की मैगजीन भी लॉन्च कर दी है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है हमारे टेलीग्राम चैनल इलियोस IAS पर, और मैगजीन का डेमो है। तो इस तरीके से आपको सेक्शन वाइज पॉइंट वाइज फॉर्मेट में मैगजीन मिलती है। इसमें हम ऑलमोस्ट सारे करंट अफेयर्स को इंक्लूड करते हैं जो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और ये सिर्फ नवंबर की नहीं है, आपको पूरे जनवरी से लेके अभी तक नवंबर तक की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैगजीन मिल जाएगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है किंग कुलाशेखरा अलुपेंद्र वन के बारे में। सो किंग कुलाशेखरा अलुपेंद्र वन, अभी रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट को एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें किंग कुलाशेखरा अलुपेंद्र वन की डेथ के बारे में मिलती है, जो कि सोमेश्वरा कर्नाटका की बात करते हैं। इस इंस्क्रिप्शन में उनको त्रिभंगा पोस्चर के बारे में दिखाया गया है कि वो त्रिभंगा पोस्चर एक है जिसमें उन्होंने एक हाथ में स्वॉर्ड ले रखा है और एक हाथ में शील्ड ले रखा है। इनकी जो डायनेस्टी है ये तुलुनाडु कर्नाटका के अराउंड थी, और कैपिटल सिटी इनकी बारकूर रही है, पर इससे पहले उदयवारा रही है। उदयवारा को रिप्लेस कर बारकूर जो है वो कैपिटल सिटी बनी है। तुलु एक रिच ओरल लिटरेचर यहाँ पर माना जाता है। यहाँ का जो फेमस फोक सॉन्ग है वो है पडन्ना। यहाँ पे फोक थिएटर भी है जैसे कि यक्षगान। अब हम किंग के बारे में जानते हैं। इन्होंने तुलुनाडु को रूल किया है 1156 से 1215 AD तक, और इन्होंने एक नई सिटी भी बनाई है जिसका नाम इन्होंने कुलाशेखरा ही रखा, जो कि मैंगलोर में है। इन्होंने बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, और यही सारे रूल्स जो है आज भी वहाँ पर चल रहे हैं। ये पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने प्रमोट किया तुलु लैंग्वेज और उस कल्चर को। इन्हें लोकांत मंता भी कहा जाता है टुलु इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, जिसका मतलब है फेमस इन द यूनिवर्स। और सोमेश्वरा जो टेम्पल है वो इन्हीं की रेन में, यानी कि इन्हीं के कार्यकाल में बना था। आपका क्वेश्चन के लिए हमें पीछे जाना पड़ रहा है। क्वेश्चन है व्हाट कल्चरल एंड लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन आर अट्रीब्यूटेड टू किंग कुलाशेखरा अलुपेंद्र वन ऑफ अलुपा डायनेस्टी। प्रमोशन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज नहीं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रॉयल लाइब्रेरी नहीं, प्रमोशन ऑफ तुलु लैंग्वेज एंड कल्चर, ये इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ये आपको आर्ट एंड कल्चर सेक्शन अक्टूबर 2023 में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेवारी मिनिएचर पेंटिंग के बारे में। एक्चुअली दो पेंटिंग्स है, एक है ये मेवारी मिनिएचर पेंटिंग और हमारी दूसरी है मिनिएचर पेंटिंग। तो बेसिकली इसमें अपन दोनों का डिफरेंस देखना है, ठीक है। मेवारी मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल में क्या है कि सबसे पहले तो हम याद रखें कि अला बख्श जो है वो महाराणा जय सिंह के कोर्ट पेंटर थे, ठीक है, जो मेवारी मिनिएचर पेंटिंग्स बनाते थे महाभारत को इलस्ट्रेट करने के लिए, यानी कि वो महाभारत की जो है मिनिएचर पेंटिंग्स बनाया करते थे। और जो मेवारी मिनिएचर पेंटिंग स्कूल है ये राजस्थानी स्टाइल में बनता है, जो कि मेवाड़ राजस्थान से बना है, और इसी वजह से इसका जो नाम है वो मेवारी मिनिएचर स्टाइल पेंटिंग पर बना है। इसमें बहुत सारे विविड कलर्स और इमोशनल इम्पैक्ट, यानी कि बहुत ही प्यारे कलर्स आते हैं निकल कर, जो कि हमें इमोशनल इम्पैक्ट भी देते हैं। एक साहिबदीन कर एक आर्टिस्ट है जिनका बहुत ही फेमस वर्क है जिसको हम बोलते हैं रागमाला पेंटिंग। आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि रागमाला पेंटिंग से रिलेटेड पर्सन का नाम बताएं, ठीक है। इसमें बहुत ही ज़्यादा स्मॉल और फाइनी पोर्ट्रेट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि वेलम, कॉपर और आइवरी में। इसका जो नाम है बेसिकली वो यूज़ ऑफ रेड लेड की वजह से आया है, जो कि मिडिवल इल्यूमिनेटर था। आप अगर इसमें देखेंगे मेवारी पेंटिंग में तो ये ऑलमोस्ट इसमें रेड कलर यूज़ हो रखा है, तो इसी वजह से ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है हमारे नॉर्मल मिनिएचर पेंटिंग से। अब अगर हम दूसरे मिनिएचर पेंटिंग देखें जिसमें हम इसकी बात करें तो इसमें बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट कलर यूज़ होते हैं। इसमें डिटेल्स आप देखेंगे, डिटेल्स कितनी प्यारी दे रखी हैं। ये स्मॉल साइज़ हैंडमेड आर्ट क्राफ्ट है, और इसमें जो है इंट्रिकेट ब्रश वर्क यूज़ होता है, यानी कि बहुत ही प्यारा और बहुत ही फेमस वर्क है ये, जो हम डिटेल से बनाते हैं। इसके जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं वो हम पूरा नेचर से उठाते हैं, जिसमें हम वेजिटेबल्स, इंडिगो या फिर जो प्रीशियस स्टोन्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, वो हम
कलर्स का इसमें इस्तेमाल करते हैं और ये कॉमनली क्रिएट की जाती है बुक्स के लिए, एल्बम्स के लिए, और ये पेरिशेबल सरफेस में बनाई जाती है। पेरिशेबल बोले तो जो बहुत ही ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाती है, जैसे कि हमारा पेपर है, पाम लीव्स हैं, क्लॉथ है, तो इन सब चीज़ों में। और जो पालास थे बंगाल के, उन्हें क्रेडिट दिया जाता है कि वो ही ओरिजिनेटर रहे हैं मिनिएचर पेंटिंग के इंडिया में। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ मेवारी मिनिएचर पेंटिंग विद इन राजस्थानी स्टाइल। अगर आप इन दोनों में पेंटिंग्स में भी देखोगे तो ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं है सिवाय इस कलर का। मोनोक्रोमैटिक कलर पैलेट, मोनोक्रोमैटिक क्या हुआ, जो सेम कलर होता है उसको बोलते हैं मोनोक्रोम, यानी कि अगर ऊपर भी ग्रीन है तो पूरा ऑलमोस्ट ग्रीन ग्रीन, ऐसा नहीं है। यूज़ ऑफ रेड लीड, ओके, तो ये इसका मेवारी मिनिएचर पेंटिंग का सबसे स्पेशल फीचर है कि इसमें रेड लीड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, ये आपको आर्ट एंड कल्चर सेक्शन अक्टूबर 2023 में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनाई पेनिनसुला के बारे में। तो अभी आपको पता ही है कि हमास और इजराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, तो हमास ने अभी रिसेंटली एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है अल अक्सा स्टॉर्म, ठीक है, इजराइल पर, यहाँ पर है हमारा इजराइल। कब किया है, 50th ईयर, क्योंकि जो योम किपुर वॉर था इसको 50 साल पूरे हो गए, तो उसी वजह से हमास ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है इजराइल पर। हमास क्या है, हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो यहाँ पे हमारी ये जो आप देखेंगे छोटी सी गाजा स्ट्रिप है यहाँ पर, ओके, इसको कंट्रोल करती है और ये रिकॉग्नाइज नहीं करती कि इजराइल का स्टेटहुड है। इजराइल को स्टेटहुड अभी भी ये रिकॉग्नाइज नहीं करती है। कौन, हमास वाला एक ग्रुप। हमास क्या है, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, ये वायलेंटली अपोज करती है ऑस्लो पीस अकॉर्ड 1993 को। याद रखना इसका ईयर भी कि ऑस्लो पीस अकॉर्ड कब आया था, 1993 में, जिसमें जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, फॉर्मली रिकॉग्नाइज इजराइल। तो जब जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या किया था, उसने रिकॉग्नाइज कर लिया था इजराइल को अकॉर्डिंग टू ऑस्लो पीस अकॉर्ड 1993। तो हमास जो है वो इसका अपोज करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो अभी भी इजराइल को स्टेटहुड का पोजीशन नहीं देना चाहते हैं। और ये जो PLO है यानी कि पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये UN में बैठती है एज अ नॉन मेंबर स्टेट, ठीक है, पैलेस्टीन का। अब इजराइल क्या कर रहा है, इजराइल ने लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस जो है वो अलाउ कर रखी है पैलेस्टीन की गाजा में और वेस्ट बैंक में। यहाँ ये दो एरियाज हैं, एक है आपका वेस्ट बैंक इधर साइड और ये है गाजा स्ट्रिप। तो इजराइल ने बोल रखा है ठीक है, सेल्फ गवर्नेंस है पैलेस्टीन के पास सिर्फ इन दो जगह पर, गाजा स्ट्रिप में और वेस्ट बैंक में। अब यहाँ पे जो हमने योम किपुर वॉर की बात की थी उसके बारे में बात करते हैं कि ये वॉर 1973 में हुआ था और ये एक 4th अरब इजरायली वॉर था जो कि 1973 में हुआ था, अभी अपन ने देखा ऊपर, ठीक है। तो ये इजराइल और अरब्स के बीच में था जिसमें इजिप्ट और सीरिया भी इस पैलेस्टीन टेरिटरी का जो डिस्प्यूट था उसमें आ गए थे। अब हुआ क्या इसकी वजह से कि एक कैंप डेविड एकॉर्ड साइन हुआ 1978 में, जहां पर इजिप्ट ने रिकॉग्नाइज किया इजराइल को एज अ स्टेट, कि इजिप्ट ने क्या कहा, ठीक है इजराइल तुम एक स्टेट हो, और इसके बदले जो है इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस कर दिया। तो सिनाई पेनिनसुला अभी बेसिकली किसका पार्ट है, इजिप्ट का पार्ट है। ये अपन याद रखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिनाई पेनिनसुला की जो सोवरेन टेरिटरी है वो अभी कौन सी कंट्री के पास है, वो है इजिप्ट के पास। तो होप आपको पसंद आया हो ये पूरा डिस्क्रिप्शन सिनाई पेनिनसुला के बारे में। अब अपन इसका एक लोकेशन देखेंगे। सिनाई पेनिनसुला यहाँ पर है, ठीक है, जो कि इजिप्ट के कंट्रोल में है। तो इसके नीचे यहाँ पर है अपन का रेड सी और ऊपर है हमारा मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पर हमारा इजराइल टच होता है। और अगर देखेंगे ये इसका मैरीटाइम बाउंड्री है और ये भी। तो इसका एक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। मेडिटेरेनियन सी याद रखेंगे, ऊपर की साइड है, रेड सी नीचे है और इजिप्ट के कंट्रोल में है और ये इजराइल से प्रॉपर टच होता है। डन। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच वाटर बॉडी फ्लैग्स द सिनाई पेनिनसुला टू द साउथ। साउथ में पूछ रहा है कि साउथ में कौन सी वाटर बॉडी है, तो ये हम इजीली मार्क कर सकते हैं। क्या है इसका आंसर, रेड सी। ये आपको अराउंड द ग्लोब सेक्शन में मिलेगा अक्टूबर 2023 की मैगजीन में। इसके बाद हम लोग नवंबर की भी लाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बारे में। आई होप आपने थोड़ा इसके बारे में सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो आपको अभी समझ में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट imposes cost on advocate on record for letting a young junior appear without papers। अगर आपका एक कोई जूनियर एडवोकेट जो है वो विदाउट पेपर्स आ रहा है तो उसमें आपको चार्ज लगेगा, ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक टाइटल है, ओके, जो कि एडवोकेट्स को दिया जाता है जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी कॉज या फिर प्लीड कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में इंडिया के। याद रखना इसमें ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही काम करते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ओनली एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स आर एंटाइटल्ड टू फाइल अ मैटर। सिर्फ इन्हीं के पास ये ताकत है कि वो कोई भी जो मैटर है उसे फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में और अपीयर कर सकते हैं पार्टीज के बिहाफ में सुप्रीम कोर्ट में। मैं बार बार सुप्रीम कोर्ट को एम्फोसाइज कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की पावर है जिसमें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रह सकते हैं। ठीक है, ये प्रोविजन यूनिक है सुप्रीम कोर्ट का और किसी हाई कोर्ट में ऐसा कोई भी सिमिलर रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि सुप्रीम ये जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है ये बना कैसे जाता है। याद रखना ये बिल्कुल अलग डेजिग्नेशन है, जैसे कुछ सीनियर एडवोकेट्स होते हैं उसी तरीके से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है। इसका एक एग्ज़ाम होता है जिस एग्ज़ाम को आपको पास करके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बना जा सकता है। अब इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और ये दे रखी हैं ऑर्डर 4 में, रूल नंबर 5 सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 में। अब वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि सबसे पहले तो आपको एनरोल होना पड़ेगा किसी भी स्टेट के बार काउंसिल में, आपके पास मिनिमम 4 साल का प्रायर लीगल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओके, और 1 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए अंडर सीनियर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। याद रखना सीनियर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंडर आपको 1 साल का ट्रेनिंग भी होना चाहिए। आपको इसका एग्जाम पास करना पड़ेगा जो कि सुप्रीम कोर्ट खुद कंडक्ट कराता है, ओके, और आपको एक ऑफिस मेंटेन करना पड़ेगा जो कि 10 माइल के रेडियस में ही होगा सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और आपको एक रजिस्टर्ड क्लर्क जो है उसे एम्प्लॉय देना पड़ेगा विद इन 1 मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए आपको फुलफिल करनी पड़ेगी और इनके पास एक अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट स्पेसिफिक रोल डज एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्ले इन सुप्रीम कोर्ट दैट सेट्स देम अपार्ट फ्रॉम अदर एडवोकेट्स। ये इनको कैसे अलग एडवोकेट से ये कैसे अलग हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स, ओके। ओनली एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स कैन रिप्रेजेंट क्लाइंट्स इन क्रिमिनल केसेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स हैव एक्सक्लूसिव राइट्स, उनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं टू फाइल एनी मैटर और डॉक्यूमेंट बिफोर सुप्रीम कोर्ट। ये है इसका करेक्ट आंसर। सिर्फ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स ही कोई भी मैटर को फाइल कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो याद रखना बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी जुडिशरी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, तो वो इसको देख सकते हैं। ये आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन अक्टूबर 2023 में मिलेगी। सो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013, ओके। सो देखते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग। सुप्रीम कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने कहा है कि वो कम्प्लीटली इरेडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजिंग, और इसके लिए उन्होंने डायरेक्शंस भी इशू कर दी हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है, कोई भी ऐसी मैनुअली प्रैक्टिस जिसमें आप मैनुअली क्लीनिंग कर रहे हो, हैंडलिंग कर रहे हो जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसको, और अदर वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम ड्राई लैट्रिन्स, ओपन ड्रेन्स एंड सीवर्स। अगर इन जगह में से आप कोई भी क्लीनिंग कर रहे हो, हैंडलिंग कर रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो मैनुअली, तो वो मैनुअल स्कैवेंजिंग के अंदर आएगी। इंडिया में हमने ये ऑफिशियली बैन कर रखा है 1993 से, बट अगर हम अभी भी इसकी बात कर रहे हैं इसका मतलब ये अभी भी ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। उन्होंने क्या कहा है कि सीवर डेथ्स बढ़ रही हैं और इसका कंपनसेशन उन्होंने क्या कहा है कि 30 लाख होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करो, स्कॉलरशिप्स लगाओ, स्किल ट्रेनिंग लगाओ विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज़ के लिए, ठीक है। उन्होंने मैनुअल स्कैवेंजिंग को डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस भी कहा है और कहा है कि कोई भी पर्सन और एजेंसी एंगेज, अगर वो कोई भी पर्सन या फिर एजेंसी जो है वो एम्प्लॉय नहीं कर सकती किसी भी इंसान को मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए, और अगर रिक्वायर्स एम्प्लॉयज़ टू प्रोवाइड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट टू वर्कर्स, उनको आपको इक्विपमेंट्स देने पड़ेंगे हर वर्कर को, ठीक है।
और जो क्लीनिंग एक्सक्रीटा विद प्रोटेक्टिव इज नॉट कंसर्न, अगर आप क्लीन कर रहे हो एक्सक्रीटा प्रोटेक्टिव गियर के साथ तो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा मैनुअल स्कैवेंजिंग में, ठीक है। उन्होंने कहा है कि आपको एक सर्वे कराना पड़ेगा अर्बन और रूरल एरियाज में, ताकि हमें पता चले कि मैनुअल स्कैवेंजिंग बेसिकली उसका रीज़न क्या है और उसे हम इन सैनिटरी जो लैट्रिन्स हैं उनको सैनिटरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उन्होंने रिहैबिलिटेशन की बात करी है कि रिहैबिलिटेशन होना चाहिए मैनुअल स्कैवेंजर्स का, उन्हें रेडी बिल्ड हाउसेस मिलने चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलनी चाहिए और सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप आई थिंक अपने मेंस के आंसर्स में भी लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इस एक्ट का कोई भी वायलेशन करेगा तो उसे 2 साल की सज़ा मिलेगी और 1 लाख का फाइन भी, या फिर इन दोनों में से दोनों भी मिल सकते हैं और एक एक भी मिल सकता है, ठीक है। मैनुअल स्कैवेंजिंग को एक कॉग्निजेबल यानी कि एक बहुत हीनीय अपराध और नॉन बेलेबल अपराध कहा गया है। अभी क्या हो रहा है कि सफाई कर्मचारी आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या बात करी है कि आपको रिहैबिलिटेशन देना चाहिए करंट और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी, ताकि वो इन्वॉल्व ना हो मैनुअल स्कैवेंजिंग में। और भी हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि नमस्ते है, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन के अंडर हमने मैन होल को रिप्लेस किया है मशीन होल से। ये बहुत ही छोटे छोटे शब्द हैं, अगर आप इसको यूज़ करेंगे अपने मेंस में तो बहुत अच्छा रहेगा, ओके। और उसके बाद हमने नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी बनाई है, जिससे हम फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है वो भी देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट दिस एक्ट, ओके। तो रिकॉग्नाइज मैनुअल स्कैवेंजिंग एज डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एनी पर्सन और एजेंसी कैन एंगेज और एम्प्लॉय फॉर मैनुअल स्कैवेंजिंग, नहीं, कोई पर्सन और एजेंसी एम्प्लॉय नहीं कर सकती किसी भी इंडिविजुअल को मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए, तो यह स्टेटमेंट गलत है। क्लीनिंग एक्सक्रीटा विद प्रोटेक्टिव गियर इज कंसीडर्ड एज मैनुअल स्कैवेंजिंग, नहीं, अगर आप प्रोटेक्टिव गियर दे रहे हो तो उसे मैनुअल स्कैवेंजिंग के अंडर नहीं लाया जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। वायलेशन ऑफ द एक्ट इज पनिशेबल इन प्रिजन अप टू 5 ईयर्स, 5 ईयर्स की बात नहीं कही है, 2 ईयर्स की बात कही है। तो फिर स्टेटमेंट सिर्फ 1 ही ट्रू है, तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ये आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन अक्टूबर 2023 में मिलेगा। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, मैगजीन्स पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ उसे शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।